Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर्स, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर आसमा समधानी मैम और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर डॉक्टर संगीता बोरा मैम ने अपना एक बहुत ही प्यारा केस हमारे साथ शेयर किया है और उसी केस को लेकर आज ये वीसी है और मैम की पहली वीसी है। हम सभी प्रयास करेंगे हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो उनका ये पहला वीसी हो रहा है ये यादगार हो, शानदार हो। तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर डॉक्टर संगीता बोरा मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। Thank you so much. Thank you so much. तो ओवर टू यू मैम, स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने अच्छे इनपुट्स दिए हैं इस केस में। काफी सारे लोगों ने कुछ कुछ रूब्रिक्स बरोबर समझे हैं, लेकिन राइट रेमेडी तक अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। अगर शॉर्ट में किसी को अंडरस्टैंडिंग अपना देना है किसी को, तो और भी अभी भी दे सकते हैं। कोई शेयर करना चाहता है? एक बार केस को भी नरेट कर देते हैं मैम, वीसी में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, नरेट कर जी, दी। ये ये 55 इयर्स लेडी है। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं नहीं मैम, ठीक है, आप कीजिए। हाँ हाँ, तो ये हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ बोल रही हूँ। ये 55 इयर्स लेडी है, जो जून में आई थी, ये 2023 में। क्योंकि उसको पहला एक्सपीरियंस उसके हस्बैंड के ट्रीटमेंट का था, जो एक रीनल ट्रांसप्लांट की सर्जरी उनकी हुई थी। और उसके बाद उनको बहुत ट्रिमेंडस नौशिया लूज मोशंस हो रहे थे और बहुत वेट लॉस हो गया था। और उनका हीमोग्लोबिन भी 6.1 तक गिर गया था। तभी वो मेरे पास आए थे और होम्योपैथी से वो उनका लूज मोशंस और नौशिया खत्म होके वो ठीक हो गए थे। मतलब ऑन द वर्ज ऑफ वो रीनल ट्रांसप्लांट बॉडी नहीं एक्सेप्ट करेगी, इस वर्ज पे वो पहुंचे थे, लेकिन वो अच्छे निकले थे वहां से। उसके बाद वो 5 साल जिए। अभी वो आई है, तो मुझे पता नहीं है कि उनका आगे क्या हुआ है। 3-4 साल के बाद वो अभी आई है। वो बोलती है आते ही कि मुझे पाइल्स है बहुत दिनों से, और अभी 1 महीने से बहुत लॉन्ग से है, बहुत पहले से है, लेकिन अभी 1 महीने से बहुत ज्यादा पेन है, थ्रॉबिंग पेन है। मैं मोशन के बाद 2 घंटा बैठ भी नहीं सकती। तो मैंने पूछा और ब्लीडिंग वगैरह, तो वो बोली कि ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन मैं 2019 से रेगुलरली ड्यूफिलैक खाती हूँ, उसके बावजूद मुझे अभी इतना प्रॉब्लम है। थोड़ा मैं जब रेगुलर वॉक करती थी तो वो बेटर था, लेकिन अभी एग्रेवेट हो गया है 6 महीने से, क्योंकि मेरा वॉक कम हो गया है। तो मैंने पूछा क्यों क्यों वॉक बंद हो गया ये 6 महीने से? तो वो बोली कि ये 6-7 मंथ से मुझे हील्स में, एडी में बहुत ज्यादा दर्द है, और मॉर्निंग में उठने के बाद तो बहुत ही ज्यादा है, या चेयर से बैठ के उठूं मैं तो वो बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो मुझे बूढ़े लोगों की तरह चलना पड़ता है, ऐसे करते हुए। इतना मुझे पेन है, तो इसलिए वॉक मेरा बंद है। तो मैंने पूछा और कुछ, तो उसने बोला कि लास्ट 6-7 मंथ से मेरे लेग्स में और थाइज में बहुत थकावट होती है, टायर्ड हो जाते हैं, मैं थोड़ा भी 10 मिनट भी चलूँ तो, और मुझे क्रैम्प्स आते हैं रात में टोज में, और थोड़ा भी मैं हाथ पांव थोड़ा डिफरेंटली मूव करूँ, टेढ़ा करूँ, तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो मैंने पूछा और कैसी है नींद वगैरह? जनरली हम स्लीप का पूछते ही है, क्योंकि स्लीप के बारे में पूछे तो काफी बोल स्लीपलेसनेस वगैरह बोलते हैं, तो उसके डेप्थ में पूछ के हमें माइंड का सम सिम्टम्स मिलते हैं।
सो मैंने पूछा नींद कैसी है और कुछ, तो उसने बोला मैं बहुत नींद आई ऐसे लगता है, लेकिन मैं जनवरी से सो नहीं पा रही हूँ। ये जून में मेरे पास आई है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने से। तो मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ जनवरी में? तो उसने बोला मेरा हस्बैंड जो आपने ट्रीट किया था 3-4 साल पहले, वो अभी जनवरी 2023 में एक्सपायर्ड हो गए। क्योंकि 5 साल पहले जब रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था, और अभी अचानक से कुछ भी नहीं था उनको, लेकिन 2 दिन में वो एक्सपायर हो गए। सो आई वॉज शॉक टू हियर दैट। तो मैंने बोला ओ आई डेंट न्यू दिस, कब हुआ, क्या हुआ एग्जैक्टली। तो वो उन्होंने वो थोड़ा सा उनका सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो 4 साल से बहुत अच्छे चल रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने काम करना भी शुरू किया था, वो मोटर मैकेनिक थे, तो उनका खुद का था, तो वो काम भी रिपेयरिंग वगैरह उन्होंने शुरू किया था। लेकिन उनको जनवरी में सिर्फ 2 दिन का फीवर आया, ब्रेथलेस हो गए और एडमिट किया, तो बोला कि न्यूमोनिया है, शायद कोविड का तभी न्यू वेरिएंट होगा, ऐसे उन्होंने बोला। और उनको इमीडिएट एडमिट किया, फिर भी वी कुडंट सेव हिम। वो 2 दिन में ही डाइड। सो इतना ज्यादा वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे हर चीज के लिए लास्ट 10 साल से। मतलब रीनल ट्रांसप्लांट के पहले 4-5 साल, जब से रीनल फेलियर शुरू हुआ और वो डायलिसिस वगैरह चल रहा था इसलिए, और अभी रीनल ट्रांसप्लांट के बाद उनका एक्सेसिव केयर सारा कुछ करना, वो पूरे मुझे मेरे ऊपर डिपेंड थे। सो हमारे दोनों में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत ज्यादा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक दूसरे के साथ होते थे कि डायलिसिस के लिए लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, चेकअप के लिए, हर टाइम उनके साथ मैं थी। सो वो सडनली हिज डेथ हो गई। तो और वो भी सिर्फ 2 दिन में, मतलब कुछ समझा भी नहीं, और वो ही डाइड। सो मैंने पूछा सो कैसे, तुमने कैसे लिया फिर, मतलब इसका सारा इफेक्ट क्या हुआ तुम पर, तुमने कैसे सारा ये सिचुएशन हैंडल किया? तो वो बोलती है कि आई फील कि शायद मैंने प्रॉपर केयर नहीं की उनकी। क्योंकि कोविड में तो हम बहुत अटमोस्ट केयर कर रहे थे उनकी कि इन्फेक्शन उनको ना हो जाए। क्योंकि क्या होता है, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स का यूजुअली इम्यूनोसप्रेसेंट चलते हैं कि वो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो रिजेक्ट ना हो जाए, इसलिए। तो वैसे भी उनको इन्फेक्शन के बहुत चांसेस रहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन होने के, तो इसलिए हमने बहुत ज्यादा केयर की थी उनकी। और अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद और कुछ और थोड़ी ज्यादा केयर करनी थी, तो वो बच जाते और आज हमारे साथ होते। शायद हम कम पड़ गए केयर लेने में, ऐसे बोली वो। और तो मैंने बोला कि मतलब 6 महीने पहले हस्बैंड की डेथ हो गई और तुमने अबाउ जो 3-4 कंप्लेंट्स बोली है, हील पेन्स बोलो, क्रैम्प्स बोलो, स्लीपलेसनेस बोलो, सारा कुछ ये 6 महीने में ही तुम बोल रहे हो, 6-7 महीने में तुम्हारा सारा कुछ एग्रेवेट हो गया है या शुरू हो गया है। मतलब इसका काफी सारा असर तुम पे पड़ा है। सो ये 6 महीने में क्या स्ट्रेस है तुम्हें हस्बैंड की डेथ की वजह से, ये मैंने उसको पूछा। तो वो बोली वो तो हेड ऑफ द फैमिली थे ना मैम, सारे डिसीजन वो लेते थे, और अभी मुझे सारे डिसीजन लेने पड़ रहे इंडिपेंडेंटली। सो सारा बर्डन मुझ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। सो ये बोलते वक्त शी वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वीपिंग, मतलब टीयरी आईज लग रहे थे कि कभी भी ये रो पड़ेगी, ऐसे मुझे लगा। फिर मैंने बोला कि लास्ट 10 साल, तुमने तो बोला कि लास्ट 10 साल से वो तुम पर डिपेंडेंट थे, फिर मतलब कैसे है ये, मतलब तुम ही सारा कुछ कर रही थी ना, वो थे तो भी बीमार है इसलिए, तो अभी क्यों इतना फर्क पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब पहले से तुम तो ले ही रही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेशेंट बोली क्योंकि उनके इलनेस की वजह से मैं सारा कुछ फिजिकल हेल्प करती थी उनको, मैं कुछ सारा कुछ करती थी, लेकिन जो भी मैं डिसीजन लूं उसके पीछे वो खड़े रहते थे, वो सपोर्ट करते थे मेरे डिसीजन को। तो मैं जो भी करूँ, जो भी डिसीजन लूं, वो पीछे थे मेरे, तो मुझे बर्डन नहीं था वो डिसीजन का। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने पूछा कि तुम्हारे बच्चे तो अभी बड़े हो गए हैं, मतलब एक सन है 28 ईयर्स का है, ऑलरेडी सेटल्ड है, जॉब कर रहा है, मैरिड, मैरिज भी उसने ही बताया, November 22, मतलब।
छह सात आठ महीने पहले शादी भी हो गई है, एक बच्ची है 25 इयर्स की बेटी, वो भी अच्छा जॉब कर रही है। मतलब सारा कुछ हो गया है, एजुकेशन का टेंशन नहीं है बच्चे की, एक शादी का भी टेंशन नहीं है। तो अभी तुम्हें क्या इतना मेजर डिसीजन लेना है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी बची है? कि मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो हम समझ सकते हैं ना कि उनका सारा कैसे करूँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम अब किस बात का स्ट्रेस ले रही हो? मतलब एजुकेशन हो गया, सब हो गया, तो मतलब क्या मेजर डिसीजंस है? तो वो बोली कि हम अभी 1 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं, और अभी बेटे की शादी हो गई है मई में, लास्ट मई में, मतलब मेरे पास आई है जून में, उसके पहले मई में, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। तो उसको कहना है कि हम थोड़ा पेरीफेरी में और चले जाएं, तो वहां बिगर फ्लैट इसी रेंट में हमें मिलेगा, तो थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लेकिन हम वहां शिफ्ट होते हैं तो 2 BHK हमें मिलेगा, सो वी कैन अफोर्ड दैट। तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो है सामने वाले के फ्लैट में ही, मेरे सामने फ्लैट में ही रहती है, वो अकेली रहती है अभी, उनके पास मेरे ब्रदर इन लॉ रहते थे लेकिन वो कहीं और शिफ्ट हो गई, लेकिन मदर इन लॉ बहुत इंसिस्टेंट थी कि मैं यही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं शिफ्ट होंगी, मैं अकेली भी रहूंगी, तो उनके साथ वो शिफ्ट नहीं हो गई। और हम सामने हैं ही, तो केयर सारा कुछ उनका, खाना पीना सारा देखने के लिए, सोने के लिए भी मेरी बेटी जाती है उनके पास। तो मतलब वो अलग है ऐसा नहीं है, सिर्फ सामने के फ्लैट में है, लेकिन जैसे हम ज्वाइंट फैमिली जैसे ही है। तो मदर इन लॉ बोलती है कि मैं 30 साल से यहाँ रह रही हूँ, तो यहाँ के नेबरहुड सब मुझे जानते हैं, नीचे का वॉचमैन भी मुझे जानता है, तुम सारे लोग, मतलब अभी ये पेशेंट, उसका बेटा, बेटी, बहुत सारे जॉब करते हैं, मतलब तुम चारों लोग बाहर रहोगे पूरा दिन, मुझे कुछ हो गया, शी इज 80+, तो मुझे कुछ हो गया तो नेबर्स पहचानते हैं, वॉचमैन पहचानता है, आजू बाजू का सब कुछ मुझे पता है, तो मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। सो मदर इन लॉ इज नॉट कंफर्टेबल टू शिफ्ट। और फ्लैट छोटा पड़ रहा है, तो बेटा भी बराबर कह रहा है कि हमें बड़े फ्लैट में शिफ्ट होना चाहिए, थोड़ा दूर होगा तो भी चलेगा, ऐसे। सो अभी मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ कि क्या करूं मैं। मतलब अगर यहाँ रहूं तो बेटा नाराज हो जाएगा, बेटे के हिसाब से मैं और कहीं शिफ्ट हो जाऊं उसके साथ तो मदर इन लॉ नाराज हो जाएगी। अगर मैं इंसिस्ट करूं तो बेटा मानेगा, बच्चे मेरे अच्छे हैं, वो ना नहीं बोलेगा, यही रहने के लिए तैयार होगा, लेकिन वो मन से नाराज होगा ना मैम। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सब दिल से हंसी खुशी खुशी से साथ रहे। मैं नाराज नहीं करना चाहती किसी को, मतलब सब साथ में दिल से रहे, प्यार से रहे, ऐसे मुझे लगता है। अगर हस्बैंड होते तो वो सबको इक्वल ये करते, कंसिडर करते और डिसीजन लेते, और फिर वो डिसीजन लेने के बाद जो भी होता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड के कंधे पर रहती ना, मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत हुआ बराबर हुआ नहीं रहती, तो मुझे उसका टेंशन नहीं आता था। लेकिन अब जो भी डिसीजन लूंगी, मैं रिस्पॉन्सिबल होंगी ना उसके लिए, जो भी आगे होगा, इसके लिए मुझे स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि मुझे करेक्ट करने के लिए कोई नहीं है, या बैकिंग के लिए कोई नहीं है, कि मैं राइट कर रही हूँ या रॉन्ग कर रही हूँ ये बताने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, ऐसे वो बोल रही थी। और मदर इन लॉ 80+ है, तो मुझे दिल से अच्छा नहीं लगता कि ये एज में उनको यहाँ अकेले छोड़ो। मैं दूर गई तो फिर वो अकेले यहाँ रह जाएंगे ना, वो तो शिफ्ट नहीं होने के लिए तैयार, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है कि मैं उनको, मेरा दिल नहीं मानता है कि ए एज में मैं उनको अकेला छोड़ूं, ऐसे। सो क्या करूं मैं, ये मेरा मनस्थिति बहुत द्विधा हो गया है, मैं 2 माइंड्स में हूँ। हम्म? बेटा भी ऊपर ऊपर से हाँ बोलेगा, दिल से नहीं रहेगा तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई वॉन्ट फैमिली टू बी टूगेदर, सब एक साथ रहे, मन से रहे, कोई नाराज ना हो, ऐसे। तो हस्बैंड कैसे सबके पर्सपेक्टिव से सोच के सबके लिए राइट डिसीजन ले सकते थे, अब ऐसा नहीं है ना, मदर इन लॉ 88 इयर्स है, ऐसे। सो मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं क्या ना करूं ये, ऐसे। फिर मैंने अभी 2-3 रूब्रिक्स मैंने लिए थे, क्लियर हो गया था तो मैंने रेपर्टरी में डाली, तो रेमेडी क्लियर थी मेरे लिए, तो मैंने कंफर्म करने के लिए उसको पूछा। सो
अभी ये जो कंप्लेंट्स है वो तुम्हें कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, उसका तुमके ऊपर, तुम्हारे ऊपर क्या असर हो रहा है, हाउ इट इज वरिंग यू, व्हाट इज द वरी, व्हाट इज द स्ट्रेस। तो वो बोल रही है कि मदर इन लॉ अभी 88 इयर्स है, स्टिल इंडिपेंडेंट रहती है, अकेले सामने हम सब करते हैं, फिर भी वो अकेले फ्लैट में रह रही है ना। और मैं तो अभी 60s में हूँ, और फिर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए ना, मतलब ये पेन्स की वजह से कि चल नहीं पा रही हूँ, हिल्स के पेन की वजह से ऐसा। मेरा काम करने का जो स्पीड था ना मैम, बहुत कम हुआ है। एक ही काम में टाइम कैसे निकल जाता है समझता ही नहीं है। पहले मैं 10 लोगों का खाना बना के भी 8:30 बजे ऑफिस के लिए आराम से निकल सकती थी। अब ऐसा है कि 4 ही लोगों का खाना बनाना है, फिर भी 9:30 कैसे बज जाते समझ में नहीं आता, और मुझे ऑफिस को जाने के लिए बहुत बार लेट होता है। और मैं क्या हो रहा है मैम कि छोटी छोटी बातें ना मैं मेरी भूल जा रही हूँ मैं। मैंने बोला मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम वो बोली कि जैसे सब्जी में बना रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, तो सॉल्ट डाला कि नहीं, एक्सेट्रा। मतलब हर छोटी चीज के लिए मैं भूल रही हूँ, मैं क्या कर रही थी वो भूल रही हूँ। या ऑफिस में मैं काम कर रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, और सडनली मैं ब्लैंक हो जा रही हूँ कि मैं क्या कर रही थी ऐसे। ये अभी ये 5-6 महीने ही में ही हो रहा है। और मैं क्या बोलने वाली थी अपोजिट पर्सन को, सामने वाले लोग पर्सन जो बात कर रहा था, क्या बोल रहे हैं, जैसे कुछ सेकंड के लिए मैं ब्लैंक होते जा रही हो रही हूँ वो ऐसे। सो मैंने पूछा उसको, ओके नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, कि मतलब अब मैं यहाँ बोल देती हूँ मैंने डाला नहीं था, क्योंकि अब तक रेमेडी बहुत 100% क्लियर हो गई थी, फिर भी मैंने उसको पूछा और कंफर्म करने के लिए, क्योंकि उसने बोला था वो 6 महीने से सो नहीं पा रही है, मतलब नींद आई ऐसे लगता है लेकिन बिल्कुल सो नहीं पा रही है। तो मैंने पूछा कि तुम सो नहीं पा रहे हो, मतलब दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों नहीं सो पा रहे हो। तो बोल रही कुछ नहीं मैम, पास्ट के सारे विचार। तो मैंने बोला पास्ट के विचार मतलब। तो वो बोली कि मतलब मैंने पूछा हस्बैंड जो बीमार थे वो याद कर रहे हो, वो कैसे सफर हुए ये याद कर रहे हो, मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट पास्ट मेमोरीज, कौन से मेमोरीज। तो बोली नहीं नहीं मैम, वो कोविड के लॉकडाउन में हम चारों का वर्क फ्रॉम होम था, हम सब घर में थे ना, हम इतना एक साथ अच्छा हमारा बॉन्डिंग हो गया था ना, इतना अच्छा टाइम बिताया हमने सबने एक दूसरों के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। तो वो हस्बैंड और हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ था। तो मैं वो सारी अच्छी यादें मुझे याद आती, जैसे ही मैं लेटती हूँ मुझे वो सारे अच्छी जो बातें हमने उस टाइम साथ बिताया है, अच्छा टाइम, वो सारा मेरे दिमाग में घूमता रहता है, वो यादें आती है और मैं बिल्कुल सो नहीं पाती। सो इससे तो और कंफर्म हो गई मेरी रेमेडी। और मैंने उसको 30 के 3 डोसेस दिए, आधा आधा घंटे से लेने के लिए, और SLBR 20 का। तो फॉलोअप आया है 15 दिन के बाद, कि वो बोली एनल पेन जो था कंप्लीटली गया नेक्स्ट डे से ही। और सिर्फ उसके मेडिसिन के बाद ये लास्ट 15-20 दिन में सिर्फ 2 बार थोड़ा सा पेन हुआ है, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा हार्ट स्टूल हुआ था, लेकिन वो भी मोमेंट्री था, फ्यू सेकेंड्स एंड दैट इज गॉन। पहले जैसे रहता तो बिल्कुल नहीं है। और हिल पेन भी मेरा कंप्लीटली एडी का गया है। और कभी कभी मॉर्निंग उठती हूँ तो थोड़ा सा फ्यू सेकेंड्स लगता है, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं है, और मैंने वॉक भी शुरू किया है। और जो काफ में क्रैम्प्स थे, टेंडरनेस था, वो सारा काफी कम हो गया है। और सबसे अच्छी बात ये तो है कि मैं अच्छे से सो रही हूँ, 6 घंटे तो एकदम साउंड स्लीप है, और सुबह उठते ही मैं फ्रेश हूँ, एकदम अच्छी नींद आ रही। और वो बोल रहे थे थोड़े से रैश और पिंपल्स कुछ आए हैं फेस पे, और थोड़ा सा लो बैक हो रहा है सुबह उठने पे। तो मैंने और उसने बोला कि ऑफिस से वापस थक के आती है तो थोड़ा सा बैक पेन होता है। तो मैंने उसको 6 सेम डोज, एक डोज दिया, रिपीट किया, और फिर सैक्लैक दिया 2 वीक्स का। उसके बाद वो 1 महीने के बाद आई थी कि कोई कंप्लेंट्स नहीं है, और अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए आई थी। ये केस हुआ पूरा। आई होप सबको समझ में आया है ये केस। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कहना है, इस पर एनालाइज करना है वापस, और कुछ नया कुछ बताना है किसी को, या मैं डिस्क्लोज कर दूं।
मैडम नया यही है कि आपने जो लास्ट सिटी की बताया है उससे हाँ, मेडिसिन कार्सिनोसिन क्लियर हो गई है। कार्सिनोसिन बहुत अच्छा, बहुत क्लोज डीडी है, कार्सिनोसिन नहीं है लेकिन। थॉट प्रोसेस पूछो संगीता मैम, थॉट और प्रोसेस हाँ, पूछो, और लाइफ में थॉट हाँ, प्रोसेस बताओ इसमें सब। सबसे समझने की बात क्या है, ये कहाँ फोकस कर रही है, उसका कंसर्न क्या है, इस पर से आप सोचो तो रेमेडी आराम से क्लियर हो जाएगी। और उसने अडेप्ट किस, मतलब इस स्ट्रेस की वजह से उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुआ है, उसने क्या अडेप्ट किया है, ये आप समझेंगे ना, तो रेमेडी बहुत क्लियर हो जाएगी। आसमा मैम ने बहुत अच्छे से ये समझाया था एक सेशन में। उन्होंने 6-7 केसेस दिखाए थे अलग अलग फैसेट के, और बहुत अच्छे तरीके से इस रेमेडी का अडेप्टेशन समझाया था। इनिशियल लग रही है मैडम। अरे बाबा, क्या? सिंपल 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 जर्नी है, रेमेडी की सिंपल जर्नी है। कहाँ कहाँ उसको खटका है, कौन सी रेमेडी है? शॉक के बाद, शॉक के बाद, बैड न्यूज के बाद इस तरह केस में जाती है मेंटल स्टेट, कौन सी रेमेडी है? इट्स वेरी इजी। इनिशियल लग रही है मैडम। बैम्बूसा है, आपने नहीं हमें नहीं से नहीं, नॉट 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 बैम्बूसा, नॉट बैम्बूसा। रूटा इरेज्यूलेट होती है, इरेज्यूलेट हो जाती है, डल हो से जाती है, स्टिफ हो जाती है। कौन है? जब से हस्बैंड का मतलब backing नहीं है डिसीजन में, तो वो कंफ्यूज हो रही है ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, और अगर डिसीजन गलत गया तो घर सारा बिखर जाएगा, ऐसे लग रहा है ना उसको। सो दैट इज द बेसिक कंसर्न। उसको टेंशन डिसीजन लेने में क्यों है? क्योंकि अगर गलत डिसीजन हुआ तो बच्चा और सास अलग अलग हो जाएंगे, फैमिली अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी। सब साथ में प्यार से रहना चाहिए, ये मेन कंसर्न है। क्योंकि डिसीजन गलत हुआ तो ये ऐसा हो सकता है। तो फिर ये मैम रूटा है। Harmony desired for एग्जैक्टली, only Ruta. Ruta, ma'am. दिस इज रूटा। ये बहुत अच्छा आसमा ने बताया था, डॉक्टर आसमा ने बहुत अच्छा लिया था, क्योंकि दिस इज मेन उसका कंसर्न है, हार्मनी, डिजायर फॉर। फिर दूसरा है एंजाइटी ऑफ कंसाइंस, मतलब उसको ये एज में 88 इयर्स की मदर इन लॉ को अकेला छोड़ने को दिल नहीं मान रहा है। दिल नहीं मान रहा है मतलब हमारी सद विवेक बुद्धि नहीं मान रही है, दैट इज एंजाइटी ऑफ कंसाइंस। फिर वो बोल रही है मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि दैट इज इरेजोल्यूशन। और फिर लास्ट रूब्रिक डालो कि ड्वेल्स हैप्पी मोमेंट्स, ड्वेल्स ऑन द पास्ट हैप्पी मोमेंट्स, तो रूटा आ जाता है। अगर आप मेमोरी के जो उसने स्पॉन्टेनियसली बताए वो भी कंसर्न है उसके, कि मैं रोज के डेली मतलब ऑफिस में मीटिंग में मैं सडनली ब्लैंक हो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सो मेमोरी वीक, what was about to say, what for what he is about to say, and memory, weakness of the memory, do for what was about to do, मतलब मैं अभी क्या कर रही थी, अभी क्या बोलने जा रही थी। ये भी परफेक्ट मेमोरी के सब रूब्रिक वीकनेस ऑफ मेमोरी के बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ ये दो में ही रूटा है, बाकी किसी भी मेमोरी के रूब्रिक में रूटा नहीं है। मतलब इतना और लास्ट जो वो बोलती ही एज का, मदर इन लॉ 88 में भी इंडिपेंडेंट है, और मैं 60 में ही हूँ करके चल रही हूँ, डिपेंडेंट हो, आगे जाके डिपेंडेंट ना हो जाओ। मतलब उसको खुद के एज का फियर लग रहा है, फियर एज ऑफ वंस ओन एज। ये भी आसमा ने बहुत अच्छे से बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारा कंफ्यूजन, डलनेस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहता है रूटा में। मतलब रूटा का अडेप्टेशन जो है, रिएक्शन जो है, वो सारा कंफ्यूज, डलनेस, इरेजोल्यूशन में रहता है। अगर आप रडार के कीनोट्स खोलो तो उसमें क्लियरली पहले 4 सेंटेंस में यही पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। मैं आपको पढ़ के बताऊं तो उसमें पहला सेंटेंस है कि स्टिफनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, कंफ्यूजन ऑफ द माइंड, लूजेस फ्लेक्सिबिलिटी, फॉगीनेस, स्लोनेस, वो बोल रही मेरा स्पीड कम हो गया, स्लोनेस, ये सारा रूटा का अडेप्टेशन रहता है वो सिचुएशन में। और फिर आगे बोला है रडार में कि रिमोर्स, फील्स गिल्टी एज इफ दे डिड समथिंग रॉन्ग, मतलब उसने अच्छे से किया हस्बैंड का केयर, बहुत अच्छे से किया है, फिर भी उसको लग रहा है शायद और करती तो ये ना होता।
उसको गिल्टी लग रहा है बिना वजह के, तो रिमोर्स फील्स गिल्टी एज इफ दे डिड समथिंग रॉन्ग, ऐसे। मतलब ये सारा डिस्क्रिप्शन रडार के कीनोट्स में पहले 4-5 लाइन में मिल जाता है, जिससे हमारा रेमेडी बहुत कंफर्म हो जाता है। मतलब अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ रडार के कीनोट्स खोलो तो आपका जो भी आपने लिया है अंडरस्टैंडिंग कंफर्म हो जाता है, दूसरा फोकस ही नहीं है कुछ। तो दिस वाज थ्रू एंड थ्रू केस ऑफ रूटा, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर आसमा सामदानी। थैंक यू सो मच। वेलकम, माय प्लेजर। पता है इस केस में सब कहाँ पे अटके हैं? केस को ना सबने कैसे देखा पता है? हाथी की तरह देखा। किसी ने पैर देखे, किसी ने उसकी सूंड देखी, किसी ने उसकी किसी ने कान देखे। मैंने बोला हमको होम्योपैथिक केस टेकिंग है ना, ऊपर से देखना होता है, ऊपर से एक पिरामिड है और ऊपर से आप देख रहे हैं, ठीक है, नैरो डाउन नीचे की तरफ जाना होता है। तो हम पूरा ओवरऑल उस पिक्चर को देखेंगे और चारों खाने मिलने चाहिए जहां से हम देख रहे हैं, जैसे कि कंसर्न, एडेप्टेशन और रिएक्शन। और उसका भी अभी कंसर्न क्या है पता है उसका? उससे काम नहीं हो पा रहा है, बेटा चलने के लिए बोल रहा है, अब सासू माँ को छोड़ नहीं सकती, हस्बैंड के मरने के बाद कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं। तो ये वो रेमेडी है, आपको पता है ये रेमेडी अगर इसकी पर्सनालिटी देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव रेमेडी है। ये बहुत कंटेंट फर्मनेस वाली रेमेडी है। लेकिन अगर इसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाता है, कोई बैड न्यूज आ जाती है, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है ना, तो ये रेमेडी जाती है डलनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इरेजोल्यूशन, इसमें जाती है। ये हमने एक रूब्रिक पढ़ा था ना, कौन सा है वो, एबॉर्शन के बाद जो इनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, डलनेस शुरू हो जाती है ना। तो ये अच्छा, एक और मजेदार बात क्या है पता है रूटा की? अब हम बोलेंगे भाई इनको सासू माँ की बड़ी पड़ी है ना, जबकि ये रेमेडी ना ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। लेकिन ये रेमेडी है ना एक डिल्यूजन में है। वो डिल्यूजन नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। इसको ना ऐसा लगता है कि मैंने ये गलत कर, बाबा ये गलत ना कर दूं, मैं ये गलत ना कर दूं, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो उसको क्या है कि बेटे के साथ देखो कितने ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। वो बोल रही बेटा भी सही है, सास भी सही है, दोनों भी गलत नहीं है। अब ना इनके साथ जा सकती हूँ ना बेटे के साथ जा सकती हूँ। अगर बेटे के साथ जाऊंगी तो सास अकेली रह जाएगी, मेरी ड्यूटी नेग्लेक्ट हो जाएगी। सास के साथ रुकती हूँ तो बेटे का दिल बुरा हो जाएगा, यार हारमोनी ना बिगड़ जाए। मैं तो इस कंडीशन में हूँ नहीं कि मैं कुछ उसका डिसीजन ले पाऊँ। यहाँ पे बीमार पड़ रही है तो कहाँ जाता है सीधा? इनका डलनेस, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सारे प्लेन पे। फिजिकल प्लेन पे इनका आ जाता है भाई हिंड्रेंस, इनकी काम की कैपेसिटी हिंडर्ड हो रही है। मेंटल प्लेन पे सारे मिस्टेक्स मेकिंग, कैलकुलेटिंग, फॉरगेटफुलनेस, कुछ सोच नहीं समझ पा रहे हो। और इमोशनल पे डल हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, कोई कॉन्सेंट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। इमोशनल प्लेन पे कोई डिसीजन लेने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये होते हैं रूटा। अभी इसका जो रूब्रिक, बहुत प्यारा रूब्रिक जो इन्होंने बताया, राइडर कीनोट के 5 या 6 लाइन में है। रिमोर्स एज इफ गिल्टी, फील गिल्टी एज दे डिड समथिंग रॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वीं या 6वीं लाइन में, मुझे याद नहीं। ये एक रूब्रिक है राइडर कीनोट में। इनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया, नहीं करते तो रह जाता है ना। ये एक उसका कंसर्न था, यार ये ऐसा नहीं करना, शायद थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए था। थोड़ा इसने ना सपोर्ट की बात की, ना इसने गाइडेंस की बात की, ना इसने ये बोला कि मैं, अरे यार एक एक्सक्लूसिव रेमेडी है ये, 10 साल से हस्बैंड को संभाल रही थी, ये पोवर रेमेडी हो ही नहीं सकती, ये दूसरी कोई रेमेडी का अडेप्टेशन हो ही नहीं सकता, ये सिंपल रूटा था। मैंने बोला ना ये ओपन इफेक्ट केस ऑफ रूटा है। रूटा की जर्नी को समझने की कोशिश करो। एक पॉजिटिव कंटेंट फॉर्म लेडी, एक छोटा सा लाइफ में इवेंट आ जाए ना, तो इस तरह की डलनेस, स्टिफनेस में चली जाती है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है। यहाँ तक कि एक स्टेज आता है जहाँ पे डिटैच हो जाते हैं, कुछ भी नहीं समझ सकते। एक रूब्रिक पढ़ा है क्या? एलिमेंट्स फ्रॉम इंजुरीज, एक्सीडेंट, मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम, सारे एलिमेंट्स आते हैं उनको। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, कंटिन्यू करो, तुम बहुत अच्छा बताया जर्नी, बहुत अच्छा बोला। हाँ तो वही, तो इसका कैसा रहता है पता है? तो इनका डलनेस, जो कंफ्यूजन आता है ना, इससे किसी भी चीज को परसीव नहीं कर पाते हो, किसी भी सिचुएशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, और कंप्लीटली स्टूपिफाइड हो जाते हैं, फियरफुल हो जाते हैं। अरे ये कर दूंगा ये ना गलत हो जाए, वो कर दूं, डिलीजन समथिंग ही हैज डन रॉन्ग, अरे ये कर दूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो मिस्टेक्स मेकिंग में बहुत सारे रूब्रिक्स मैंने बताए थे, याद होगा। और स्टिफिकेशन, दिस इज अबाउट वन ओन, खुद को नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, यार मैं इसी एज में इतना
देखो 88 की तो मेरी सासू माँ है, वो अच्छी है, इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो? ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होते हुए भी डिलीजन नेगलेक्टेड ड्यूटी में क्यों है? और पता है एक रूब्रिक है, इसका है नाट्रोम्यूर का है, आई थिंक स्टेफी सेगरा का भी होना चाहिए, फियर हर्ट ऑफ बीइंग। ये इतने प्यारे बंदे होते हैं ना, ये किसी को हर्ट नहीं करते। पता है क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको खुद हर्ट होने का डर होता है, फियर ऑफ बीइंग हर्ट, इसलिए दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। हार्मोनी डिजायर, हार्मोनी में रहेंगे, सब साथ रहेंगे ना, क्यों अलग होना? और एक रूब्रिक है इसका, इसको लगता है कि ये कंडीशन चलती रहेगी ना, मेरे मेंटल इमोशनल और फिजिकल ये कंडीशन चलती रहेगी, मैं ना एक ऐसा सफर करूंगी ना, मैं फिर कभी रिकवर नहीं करूंगी, क्राइसिस सिचुएशन आ जाएगा मेरी जिंदगी में। रूब्रिक्स मैंने बताए थे, फियर लॉस ऑफ सफरिंग, फियर ही विल नॉट रिकवर, डिसीज इनक्योरेबल हो जाएगी, ऐसा ऐसा सोचते हैं। हिंडर नहीं दिखा किसी को। लास्ट मैम ने बोला ना कि मैंने डीडी किया था हिंडर के साथ, लास्ट में सिटी के हिंडर का ही था ना मैम आपका? हाँ, डिलीरियम अबॉर्शन ऑफ द कंफ्यूजन ऑफ मतलब माइंड हाँ अबॉर्शन एंट्रेंस दिखा था। था ना, जर्नल वीकनेस अबॉर्शन ऑफ द, और याद और रखो रूटा, फिक्स है। रूटा फ्यूचर की सबसे प्यारी रेमेडी, इसका पूरा ताल मेल, पूरा इसका कंजन, अडेप्टेशन, रिएक्शन सब फ्यूचर के अराउंड ही घूमते रहता है। सिर्फ सिंपल रूटा एंड फ्यूचर आपकी रेपर्टरी में पुट करो, डालो, और देखो क्या रूब्रिक्स आते हैं, कितने रूब्रिक्स आते हैं। फ्यूचर की रेमेडी है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है, हमेशा, और डिस्करेज भी होती है फ्यूचर के बारे में, डिस्पेयर होती है। खैर इस केस में तो इतना सब नहीं आया था, लेकिन बहुत अच्छा केस है ये, संगीता मैम को बहुत अच्छे रिजल्ट थे इसके। मैम इसमें हिंड्रेंस कैसे नहीं पता चल संगीता पाया। मैम बताएंगे। हिंड्रेंस डायरेक्टली उसने नहीं बोला है, लेकिन रिट्रो में हम देखे ना, तो जो बोल रही है ना, मीटिंग चल रही है ऑफिस में और मैं सडनली ब्लैंक होते जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं रहा था कि मैं क्या बात कर रही थी, मैं सब्जी बना रही और मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने नमक डाला कि नहीं डाला। हर छोटी छोटी चीज में मेरी मेमोरी मतलब मैं फॉरगेटफुल होते जा रही हो रही हूँ। अभी सो उनका जो दैट अडेप्टेशन आपने पूछा, आपने जो पूछा उनका अडेप्टेशन क्या, आपको क्या इससे परेशानी हो रही थी, उन्होंने बोला कि मैं उस तरह से काम नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है यार घंटों एक ही काम में कैसे निकल जाता है, जबकि तो अच्छा करती थी पहले। लास्ट के लाइन से ना थी किसकी? हाँ, उन्होंने बोला था कि एक पहले कैसे फटाफट काम हो जाते थे, अब मेरा स्पीड कम हो गया और एक ही काम में घंटों निकल जाते हैं, मतलब स्लो हो गया है, मेरा स्पीड सारा निकल गया है, बहुत कम हो गया है। यस मैम, थैंक यू। इसमें डीडी के लिए बाकी कुछ बहुत सारे लोगों ने रूब्रिक लिए थे ना, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे बताना था कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से एलिमेंट्स आते तो लास्ट 10 साल से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड का सारा कुछ देख रही थी, अपना जॉब भी कर रही थी, घर भी देख रही थी, उनकी इतनी बड़ी बीमारी, इतना बड़ा ऑपरेशन, सारा कुछ वो देख रही थी, लेकिन वो नहीं बीमार हुई। मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता तो तभी बीमार गिरता ना। अभी सिर्फ डिसीजन नहीं ले पा रही है और अभी स्ट्रेस आ रहा है, हार्मनी नहीं रहेगी तो बीमार हुई है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बीमार हुई है। सो दिस इज नॉट एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे लोगों ने बैम्बूसा भी बोला है ना, बहुत सारे लोगों ने बैम्बूसा बोला है। हाँ, बाम्बूसा जो बोले उसको सपोर्ट की, मतलब वो सिर्फ मेरा डिसीजन अगर गलत गया तो हार्मनी अफेक्ट होगी, ये हिसाब से वो सपोर्ट बोल रही है, बाकी वो खुद ही कर रही है, 10 साल से पिछले कर रही है, मतलब हस्बैंड थे तभी से वो बीमार है तब से वही सब कुछ कर रही है ना हैंडल। तभी कभी भी उसको ऐसे फिजिकल सपोर्ट या कोई मेरी मदद करे, मुझे सपोर्ट करे, ये कहीं नहीं आया, या ना ही एंजाइटी मनी मैटर्स या अबाउट कुछ नहीं आया है ना, जो बाम्बूसा का कंसर्न होता है वो कहीं नहीं आया है। बाम्बूसा खुद को अंदर से खोखला महसूस अपना करता है। कंसर्न, बैम्बूसा अपना कंसर्न थर्ड फोर्थ सेंटेंस में बता देगी, अभी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं है, मेरे को ना खर्चा संभालने हो रहा है ना, ओवरवेल्म बाय स्ट्रेस वाली रेमेडी है, वो स्ट्रेस नहीं ले पाती है। हालांकि बैम्बूसा बहुत ऊंचा जाता है, बहुत ऊंचा उगता है वो, आपको पता है 55 फीट के ऊपर जाता है वो, लेकिन सपोर्ट ना हो वो बढ़ ही नहीं पाता। इसको कौन सा हस्बैंड का सपोर्ट था भाई, हस्बैंड तो 10 साल से डिपेंडेंट था इस पे, नो सपोर्ट, नथिंग, इसने सपोर्ट की बात ही नहीं की, इसने बोला ही नहीं ये सब। इसीलिए ना रेमेडी का ना फोकस देखना, वो कहाँ फोकस दे रही है, यही फोकस पे ही आपका रेमेडी का क्रक्स होता है, वही आपकी रेमेडी की जान है। लेकिन मैम
लेकिन मैम उसने कहा ना कि मेरे डिसीजन में वो मेंटली सपोर्ट होता था, ये कितना अच्छे से बोला उसने। हाँ संगीता मैम बताइए। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, सपोर्ट की बात बाम्बूसा जो बोलता है ना, अब अंदर से खोखला होता है इसलिए सारा कुछ कि मैं अभी कर ही नहीं पा रही हूँ, कोई सपोर्ट की जरूरत है, मेरे से हो ही नहीं रहा है। वो पुअर जो है ना वो बहुत रहता है, वो पुअर इसमें था ही नहीं, वो सब कुछ कर रही है लेकिन स्पीड कम हो गया, ये बोल रही है वो। मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, अब मुझसे हो ही नहीं रहा, ओवरवेल्म बाय, वो कहीं नहीं आ रहा है बाम्बूसा का इसमें ना। ये बाम्बूसा का जो बॉन्ड टायर्ड होता है, मुझे सपोर्ट, सबने किसी ने सपोर्ट करना चाहिए, मैं अकेले कितना करूं कि किसी और ने मॉनिटरी या फिजिकल एफर्ट्स के लिए, वो सपोर्ट की कहीं बात नहीं आ रही है ना पैसे की बात आ रही है, ना मॉनिटरी सपोर्ट करे या फिजिकल सपोर्ट करे, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसको ये कि मेरा डिसीजन गलत गया तो हार्मनी खराब हो जाएगी, ये कंसर्न है। तो वो डिसीजन बराबर है कि राइट है कि रॉन्ग है, ये बताने का सपोर्ट की बात करे। मतलब उसने सपोर्ट शब्द यूज किया है लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में, ये हमें समझना है, ना कि वर्ड, उसके पीछे का भाव उसका क्या है ना वो समझना है, ना कि शब्द को पकड़ना है। बाकी और हिस्ट्री में कहीं भी सपोर्ट लगा, 10 साल से वो अकेले सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रही है ना अपने हस्बैंड का इतना बड़ा बीमारी, सारा कुछ उसने हैंडल किया, तो सपोर्ट की बात नहीं है ना ये है कि मेरे डिसीजन के लिए सिर्फ हाँ या ना बोले, उसने हाँ बोला तो मैं मतलब बिंदास हो गई, ऐसी बात है ये। देखो जब भी कोई केस ये करती हूँ ना, अभी अब किसने क्वेश्चन किया, ये स्नेहा मैम ने, स्नेहा मैम ने ना ये क्वेश्चन किया कि वो सपोर्ट की बात कर रही है। मैम अगर आपका दिल ऐसा बोल रहा है कि ये बैम्बूसा है तो क्वेश्चन करो कि बैम्बूसा का कौन सा एडेप्टेशन इसने पकड़ा है। ये कब इसने बोला क्या मैं डिलीजन पुअर में थी क्या, ये डिलीजन अलोन बीइंग में थी क्या, इसने बोला कि रिसीव की बात की, फॉरसेकन की बात की, डिलीजन टायर्ड बॉन्ड की, बॉन्ड टायर्ड की बात की इसने बोला इसको फाइनेंशियल मैटर है, इसको कहीं सपोर्ट नहीं है, वो नहीं कर पा रही है। अभी मेरे से हेल्पलेसनेस फीलिंग की बात की कैसे। अगर आप मैम किसी ये अडेप्टेशन पे आते हैं तो आपको सपोर्टिंग अडेप्टेशन मिलना ही चाहिए उस केस में। मैंने क्या बोला यहाँ पे, एलिमेंट फ्रॉम बैड न्यूज, एलिमेंट फ्रॉम शॉक जब आता है, यानी इसकी जिंदगी में ऐसे कोई झटके आते हैं ना, ये सबसे ज्यादा फियरफुल रेमेडी होती है। और इसका अडेप्टेशन आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, डलनेस ऑन इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल प्लेन। अब यहाँ पे वो लटक गई है, यहाँ पे ये मसला है। मैम बम्बूसा तो अंदर से खोखला होता है, इतना ज्यादा जो ये लेडी कर रही है इतना तो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन वो ये सिर्फ ये कहती थी कि मेरे वो जो मैं डिसीजन लेती थी उसको स्ट्रांग मेरे मिस्टर करते थे, अब मैं वो नहीं, डिसीजन के लिए मैं तकलीफ हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या है। क्योंकि डिसीजन की वजह से उसको लगता है अगर मैंने गलत डिसीजन लिया तो घर की हार्मनी बिगड़ जाएगी। मतलब उसका वाई देखो ना आप कि क्यों उसको ये डिसीजन लेने को इतना स्ट्रेस क्यों आ रहा है। सो दैट इज अगेन रूट सेंटर में वो हार्मनी की तरफ जाता है। आप वाई पूछो ना उसका। हम ना यहाँ पे जो हम मेंटल की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है बैम्बूसा का मेंटल कैसा होता है, कितनी हॉटी कितनी हॉटी होती है वो। बैम्बूसा फिजिकली वीक होती है, फिजिकली चाहती है कि सपोर्ट करो मुझे कोई, समझ रहे हो, फिजिकली चाहती है वो, लाइट डिजायर वाली रेमेडी है वो चाहती है कि यार मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को तुम हाथ लगाओ। यहाँ पे उसका वो नहीं है कि मेरे को फिजिकली कोई आके सपोर्ट कर लो, मेरा थोड़ा फाइनेंशियल संभाल लो, मेरा काम बांट लो, ये नहीं है इसका। इसका भाई अभी क्या डिसीजन लूं मैं, और मैं क्या दूं, क्या मतलब क्या बोलते हैं यार उसको, क्या वर्डिक्ट पास करूं कि इधर जाऊं कि मैं उधर जाऊं, मैं तो कुछ समझ नहीं पाती हूँ, और मैं फॉरगेटफुलनेस में चली जा रही हूँ। बैम्बूसा ना आपको सपोर्ट की बात जो करता है ना, वो उसके आपने बैम्बूसा के डिल्यूजन्स पढ़े हैं क्या। वो बोलती है कि मेरी बैक लूज हो गई है, मेरी बैक है ना लूज हो गई, इसको कोई मतलब लूजन, डिलीजन क्या है जो डिलीजन, डिलीजन लूजन बैक, पैक विद स्टिक ऑफ फॉक, ऐसा कुछ है ना। उसको लगता है यार मैं इतना स्ट्रेच हो गई हूँ, मेरे जो जिम्मेदारी मुझे पड़ी है, ऐसा लगता है मेरी गर्दन ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हो, इतना स्ट्रेच हो गई। ऐसे उसके सारे कंसर्न होते हैं। बैम्बूसा ऐसी बात करता है। यहाँ पे मसला सिर्फ डिसीजन का था, इरेजोल्यूशन सबको पकड़ना चाहिए था। पता है क्या है, हो सकता है इसका हस्बैंड है ना, इसका जो हस्बैंड है वो शुरू से लेता था डिसीजन, अच्छी बात है ना, हेड ऑफ द फैमिली तो लेते हैं। इसको क्या हो गया
कि ये जाने के बाद से ये जो पड़ेगा ना, मैं उसको वो उससे ज्यादा परेशानी हो रही है, समझ रहे हो? उसके जाने से बोलते अरे बाप रे, अब ये क्या करूं, मैं ये कैसे संभालूं? बैम्बोसा होता फिजिकल पे आपको बताता, वो मुझे कहाँ कहाँ तकलीफ हो रही है, मैं नहीं कर पाऊंगी। डिस्पेयर, डिस्पेयर की बात करती, यहाँ पे डिस्पेयर की बात नहीं थी, इम्पेशेंट चिल्ड्रन की बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी, बहुत ऑब्जेक्टिव रीजनेबल बताया उसने। बेटा भी सही है मेरे भाई, मेरी तो सास भी सही है, ना ही इसने हेल्पलेसनेस फीलिंग की बात बताई, है ना? इसने हम हमको और कोई यस मैम, यस। हेल्पलेस हाँ, एक और यही चीज पे बताती मैं हूँ, अटक हाँ गई हाँ, थी। एक और चीज मैं बताती हूँ आपको, एक और चीज बताती हूँ। पेशेंट ना बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत सारे, और बहुत सारे वर्ड्स भी यूज करता है, हमको ना उसका कोर पकड़ना है, ठीक है? मैं आपको वही बता रही हूँ, अगर आपको ये बैम्बोजा लगता है तो बैम्बोजा का और क्या वहाँ पे जुड़ रहा है वो देखना है। सिंपल ये ओपन एंड शट केस ऑफ होता था, जो हुआ उसके बाद जो डलनेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इरेजोल्यूशन में गई है, ये हिंड्रेंस में गई है। ये सिंपल लाइन थी इसके अडेप्टेशन की, सिंपल। यहाँ पे अगर आपको लगता ना यार नहीं हो सकती, तब हम बैम्बोसा का सोचेंगे। बहुत सारी चीजें रूटा की मिल रही हैं, तो वाई टू गो फॉर बैम्बोसा एंड अनदर रेमेडी, समझ रहे हो? यस मैम, थैंक यू। है ना? यार तुम ज्यादा मेरे बोलने से तो दब मत जाओ, अगर है तो बोलो, है तो बोलो कि नहीं समझा कुछ। नहीं हाँ, मैम, और मैं एक डरी डिफेंस नहीं, मैंने बस का वो पूछा जो था। सपोर्ट की बात, हाँ हाँ, उसने सपोर्ट का जो मैं वर्ड यूज किया है ना, हाँ वही उसी में बोल जा रही रहे हैं सब। मेंटल सपोर्ट की बात की ना, मेंटल सपोर्ट, इस हाँ, वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी। हम्म। आप बैम्बोसा का ना सेशन देखो एक बार, बैम्बोसा कैसे बात करते हैं, पेशेंट्स किस बारे में बात करते हैं, बताते हैं आपको। हाँ, और एक कॉक्यूलस का भी डीडी बताना था। सब लोग एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज बोल रहे थे, वो भी वापस सेम है कि 10 साल से वो केयर्स एंड वरीज कर रही थी, हस्बैंड का नर्सिंग भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन उससे वो बीमार नहीं हुई है। सो वो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज नहीं आता है इसमें। हम्म, आई थिंक ये अच्छा क्लियर है सबको। हम बंद करते हैं जीसीएम, हाँ, क्लिनिक का टाइम है, जाना है। जी जी, हाँ सर। थैंक यू सो मच टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आसमा सुमधानी मैम। बहुत अच्छे से मैम ने रूटा और बैम्बूसा का डीडी भी किया और रूटा को एक्सप्लेन भी किया। तो डीप ग्रेटिट्यूड ये तीन टू अवर अडेप्टेशन, सर एक मिनट, हाँ सिर्फ तीन थ्रेट याद रखो बैम्बोसा के। रूटा के जैसे मैंने थ्रेड बताया ना, कुछ भी इसकी लाइफ में टेढ़ा बिंगा हो जाता है, कुछ भी इसको एलिमेंट्स आ जाते हैं ना, ये जाएगी डलनेस में, इरेजोल्यूशन में एंड स्टिफनेस में, इसका दिमाग काम ही नहीं करेगा। और रूटा बैम्बोसा हमेशा तीन थ्रेट्स की वजह से बीमार पड़ती है, पुअर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पुअर हेल्थ कंडीशन, लैक ऑफ सपोर्ट, ये तीन बात करेगी करेगी। यहाँ पे ये तीनों भी नहीं थे, ठीक है, इसीलिए बैम्बोसा नहीं है। इसके बाद अगर संगीता मैम जा भी रहे हैं ना, तो भी अपन ना इस पे आप लोग पोस्ट करना क्वेश्चन, अपन और अच्छे से डीडी करेंगे, ठीक है? ओवर टू यू प्रोफेसर। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसे संगीता मैम ने बताया भी, तो रूटा के ऊपर, इस एक्सक्लूसिव रेमेडी के ऊपर एक एक्सक्लूसिव सेशन है आसमा मैम का। 7 वीडियो केसेस हैं और ऑलमोस्ट सभी एस्पेक्ट जो रूटा के हैं उसमें मैम ने बहुत ब्यूटीफुली कवर किए हैं। अगर आप रूटा के बारे में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी रजिस्टर मतलब प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर डॉक्टर संगीता वोरा मैम। बहुत ही प्यारा केस था मैम रूटा का, और बाकी आपने बहुत अच्छे से सब एक्सप्लेन भी किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी किसी को कोई कंफ्यूजन रहना चाहिए रूटा को लेकर। फिर भी है तो आप ग्रुप में डालिए, तो हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर और रिस्पेक्टेड डॉक्टर संगीता वोरा मैम आपको रिप्लाई करेंगे। तो यस सर, आज थैंक यू सो मच। जी मैम, जी मैम, नमस्ते प्रवीण सर। आशा करते हैं। जी नमस्ते सर।
अरे जी सर, सर बोलिए। हाँ सर, रूटा दिमाग में आई थी अभी 2 दिन पहले ही सर, क्लिनिक में दिया था। रूटा कभी कभी बड़े छोटे में पकड़ में आ जाती है। पेशेंट आई, कम्युनिकेटिव की तरह बताई मुझको कि ये ऐसे ऐसे हाथ उठा के नहीं उठ रहा है, हाथ, हाँ, फोर आर्म्स और ये सब दर्द कर रहा है। और उसके बाद ये रूब्रिक ले लिया। फिर उसके बाद में बोला और क्या दिक्कत है, बोली काम नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, अपना बिजनेस इनकैपेसिटी ले लिया मैंने ये। और उसके बाद जो है कि और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल जैसी बात कर रही थी। तो ये 2-3 रूब्रिक लेने पे अपने आप रूटा जो है ना, और लाइट डिजायर में थी तो अपने आप वो कट के ऊपर आ जाती है। तो कभी कभी बड़े 2-3-4 रूब्रिक में ही आ जाती है, ऐसा है। और इस हाँ केस सर। में भी सर आया था दिमाग में, जैसे मैम ने बोला ना, वो काम नहीं कर पा रही और खुद ही अपना बताई कि मैं इसलिए स्लो हो गई हूँ। तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल था और डिल्यूजन ड्यू टू नेग्लेक्टेड ये भी था। तो लेकिन वो बड़ा केस था, तो उसमें फिर बड़े में जैसे मैम ने बोला ना, असमा मैम ने, सब हाथी पकड़ रहे थे, बस वहीं पे मिस्टेक हो गई है सर। बहुत जी अच्छा जी केस जी था सर। थैंक यू। जी जी। थैंक यू सर ऐड करने के लिए आपका अपना केस भी। तो जो आसमा मैम बार बार डलनेस की बात कर रहे हैं ना, तो रूटा में डायरेक्ट रूब्रिक है, डलनेस कंडीशन कुड नॉट थिंक ऑफ हर। ठीक है, वो इतनी डल हो जाती है कि अपनी कंडीशन के बारे में सोच ही नहीं पाती है। तो कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके साथ रूटा का जर्नी। और डिसाइड भी किया हुआ था हमने, लेकिन किसी कारण के चलते वो कर नहीं पाए। जल्दी ही आप लोगों के साथ रूटा को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और चंद्रा सर ने भी बहुत मतलब ब्यूटीफुली इस रेमेडी को हम लोगों को कई बार टीच किया है। तो आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर आसमा समधानी मैम, और डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर डॉक्टर संगीता बोरा मैम, और जितने हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स ने हमें ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर डॉक्टर संगीता बोरा मैम का ये पहला VC था। आशा करते हैं उनका ये एक्सपीरियंस सुखद रहा होगा, उन्होंने बहुत इंजॉय किया होगा हमारी VC को। तो आगे भी मैम ऐसे ही अपने केसेस प्रेजेंट करते रहेंगे, और हम लोगों को उनसे सीखने का शुभ अवसर जो है, सौभाग्य जो है, वो मिलता रहे। तो आज की VC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।